में बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। तो केरल के वायनाड से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने चुनावी नामांकन भरा। उससे जुड़ी दो तस्वीरें आपको देखनी चाहिए, जो देश का मूड मीटर की आज की पहली स्टोरी को समझने के लिए बहुत जरूरी है। मेरे राइट साइड की तस्वीर प्रियंका के नॉमिनेशन से पहले हुई रैली की है, जिसमें मंच पर गांधी परिवार के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और केरल कांग्रेस के मुस्लिम नेता मंच पर अगली पात में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आप तस्वीरों में जरा देखिए, और ये वो तस्वीर है जिसका YouTube समेत तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस ने जिसे प्रसारित किया, प्रचारित किया। इस रैली में प्रियंका ने कहा, मैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे वायनाड से उम्मीदवार बनने का सौभाग्य दिया। और अब जो दूसरी तस्वीर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, वो दुनिया से इसलिए छुपा कर रखी गई, या दुनिया ने उसे इसलिए कम देखा क्योंकि मौके पर मौजूद टाइम्स नाउ भारत के कैमरे में यह तस्वीर कैद हुई। और यह तस्वीर वायनाड के डीएम ऑफिस के अंदर की। यहां गेट थोड़ा सा खुला हुआ दिख रहा है और बाहर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इंतजार में खड़े दिखाई दे रहे हैं। अंदर एंट्री नहीं मिलने की बेचैनी उनके चेहरे पर दिखाई दे रही है, जबकि अंदर प्रियंका के नामांकन में पूरा गांधी परिवार और केरल के मुस्लिम नेता मौजूद हैं। इस खास मौके पर खड़गे को इस तरीके से बाहर खड़ा रखना कई लोगों को मौका दे गया। बीजेपी कह रही है कि दुनिया के सामने कांग्रेस का दलित प्रेम और पीठ के पीछे क्या हकीकत है, आज ये दोनों खुलकर सामने आ गए। योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे कहकर जिस तरह हिंदू वोट बैंक को एकजुट किया, उसकी काट के लिए कांग्रेस क्या फिर से हिंदुओं को बांटने के दांव पर भरोसा कर रही है। उदित राज के चुनावी फायदे के लिए जो नैरेटिव उन्होंने सेट करने की कोशिश में है वो, और उससे ऐसा लग रहा है कि खुद कांग्रेस की नीयत पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। हरियाणा चुनाव में दलित नेता कुमारी शैलजा के साथ जो हुआ वो कोई पुरानी बात नहीं है, अभी कुछ दिन पुरानी घटना है। और क्या क्या हुआ, बहुत सारे आप में से बहुत सारे लोग उससे वाकिफ होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ प्रियंका के नॉमिनेशन के दौरान जो कुछ हुआ, वो तस्वीरें तो मैंने अभी आपको दिखाई। और आजादी के बाद के 7 दशक दलितों के साथ जो भेदभाव हुए, क्या उसकी जिम्मेदारी भी बीजेपी पे है? और सबसे बढ़कर यह कि क्या उदित राज का बयान दलितों को अधिकार दिलाने वाले बाबा साहब अंबेडकर का अपमान नहीं है? यह सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूं, यह मैं आगे भी आपको बताऊंगा, इसका जवाब भी दूंगा कि क्यों यह बाबा साहब अंबेडकर के का अपमान है अगर आज उदित राज इस तरह का बयान दे रहे हैं। तो उदित राज ने अपने बयान में जो फर्जी चुनावी नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की है, उसकी कड़वी हकीकत सोशल मीडिया पर वायरल हो रही बिहार, बंगाल, यूपी, एमपी की बहुत सारी घटनाएं हैं, जिसमें दलितों पर मुस्लिमों ने जो जुल्म ढाया, उसकी बहुत सारी तमाम कहानियां आपको मिल जाए। जाति का नाम लेकर उन्हें जलील किया गया और उनकी बस्तियां जला दी गई। दलितों पर हो रहे इस जुल्म को कांग्रेस और उदित राज जैसे उनके नेता क्या इसलिए अनदेखा कर देते हैं क्योंकि ये मुस्लिम गठजोड़, दलित मुस्लिम गठजोड़ की असली हकीकत बताते हैं। ये कड़वी हकीकत मल्लिकार्जुन खड़गे भी जानते हैं। ये उनकी अपनी जिंदगी में घटा। देश के बंटवारे के वक्त उनकी उम्र महज 5 साल थी और तब हिंदू मुस्लिम दंगों में उनकी मां को एक तरीके से जिंदा जला दिया गया था उनकी आंखों के सामने। जो दलित मुस्लिम एकता का दम भरते हैं, जय भीम जय मीम का चुनावी नारा लगाते हैं, उन्हें पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल को भी जरूर याद करना चाहिए, जो जाति से दलित थे। बंटवारे में भारत की जगह उन्होंने पाकिस्तान को चुना और उन्होंने दलित मुस्लिम जो गठजोड़ है उसकी असलियत क्या है वो पाकिस्तान जाकर देखिए।
1950 में पाकिस्तान के पीएम को लिखी चिट्ठी में जोगेंद्र नाथ मंडल ने ढाका में हुए दंगों का जिक्र किया, जिसमें 10,000 दलित हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया था और उनके शव सड़कों पर पड़े हुए थे जिन्हें गिद्ध खा रहे थे। जोगेंद्र नाथ मंडल को तब तक दलित मुस्लिम गठजोड़ की हकीकत समझ में आ चुकी थी। उन्होंने अपनी उसी चिट्ठी में लिखा कि मैं अपनी दृढ़ धारणा को दोहराना चाहता हूं कि पूर्वी बंगाल सरकार अभी भी प्रांत से हिंदुओं को बाहर निकालने की सुनियोजित नीति पर काम कर रही है। मुझे कहना होगा कि पाकिस्तान से हिंदुओं को बाहर निकालने की यह नीति पश्चिमी पाकिस्तान में पूरी तरह सफल रही है और पूर्वी पाकिस्तान में भी पूरी होने वाली है। जोगेंद्र नाथ मंडल ने जो उस समय कहा वो सिलसिला आज भी चला आ रहा है और बांग्लादेश में क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ वो तो आप वाकिफ हैं ही उससे। जोगेंद्र नाथ तब इस उम्मीद में थे कि जब पाकिस्तान बनेगा तब पाकिस्तानी मुसलमान लाखों दलितों का साथ देंगे, लेकिन उनका भ्रम 2 साल में ही टूट गया। 8 अक्टूबर 1950 को पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और वो भारत लौट आए। अक्टूबर और इस तरीके से जब लौटे बाहर यहां तो एक लंबे समय तक वो गुमनामी में रहे और 1968 में गुमनामी में ही उनकी मौत हो गई, जबकि वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कद के दलित नेता थे, बहुत बड़े नेता थे जोगेंद्र नाथ मंडल। जोगेंद्र नाथ मंडल की मौत के 5 दशक गुजर चुके हैं। पाकिस्तान से दलित मुस्लिम गठजोड़ की कोई खबर अभी तक नहीं आई। वहां दलित हिंदुओं पर आज भी बेइंतहा जुल्म ढाया जा रहा है, उनका जबरिया धर्मांतरण करवाया जा रहा है, दलित परिवार की बहन बेटियों को दिन दहाड़े उठाया जा रहा है और बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद जो वहां हिंदुओं के साथ हो रहा है, खासकर दलित हिंदुओं के साथ जो जुल्म हो रहा है, वो भी बता रहा है कि दलित मुस्लिम गठजोड़ चुनावी वोट बैंक का खेल हो सकता है। जमीनी स्तर पे एकता कभी भी और कहीं भी नहीं दिखाई देती। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के निर्माता थे, उन्होंने दलितों को समाज में उनका हक दिलाया, उन्हें देश की मुख्य धारा से जोड़ा। चुनावी फायदे के लिए हिंदू वोट बैंक तोड़ने और दलित मुस्लिम गठजोड़ की राजनीति करने में जुटे उदित राज और उन जैसे तमाम नेताओं को लगता है कि अंबेडकर की सारी बातें उनके जेहन से निकल चुकी है, वो भूल चुके हैं। अंबेडकर ने अपनी किताब पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया में जो लिखा, उसमें से एक छोटा सा वाकया मैं आपको बताता हूं। उन्होंने लिखा कि इस्लाम की नजर से एक सच्चा मुसलमान कभी भी भारत को अपनी मातृभूमि और किसी हिंदू को अपना भाई नहीं मान सकता। हिंदुस्तान में जब तक एक भी मुसलमान है और पाकिस्तान में जब तक एक भी हिंदू, ये बंटवारा पूरा नहीं हो सकता। अंबेडकर खुद इस तरह के बंटवारे के खिलाफ थे, जिसमें कि पाकिस्तान से तो सारे हिंदू बाप आ गए, लेकिन हिंदुस्तान से मुसलमान पाकिस्तान नहीं गए, या बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान हिंदुस्तान में रह गए। तो सवाल यह है कि कांग्रेस को दलित मुस्लिम गठजोड़ की सियासत करने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? क्यों उदित राज जैसे कांग्रेसी नेता दलित मुस्लिम भाईचारे का चुनावी नैरेटिव गढ़ने में जुटे हुए? और इसकी वजह जो है वो हरियाणा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में जो दलित वोट गया है, असल में उसकी बड़ी वजह यह है। और इसी की वजह से बीजेपी ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर इतिहास रचा। और कांग्रेस को डर है कि महाराष्ट्र में फिर से यही ना हो जाए, जहां 1 महीने बाद 20 नवंबर को वोटिंग होनी। महाराष्ट्र में 10.5% दलित हैं, जबकि मुस्लिम वोट करीब 12% है, 11.5 ही मान लीजिए। तो इनके एकजुट होने का मतलब नतीजों में एक बड़ा उलटफेर हो सकता है। महाराष्ट्र में अपनी जो खोई हुई जमीन हासिल करने के चक्कर में कांग्रेस लगातार इस तरह के बयान दे रही है, क्योंकि वहां दलित वोट बैंक पर महाविकास आघाड़ी की पार्टियां एनसीपी और शरद पवार गुट और शिवसेना यूबीटी की नजरें भी जमी हुई। और वहीं महायुति की जो पार्टियां हैं
सीएम एकनाथ शिंदे और शिवसेना से की जो पार्टी है उनकी, और अजित पवार की पार्टी, वो भी दांव लगा रहे। महाराष्ट्र में जो मराठा नेता मनोज जारंगे हैं, वो एक तरीके से मराठा दलित गठजोड़ बनाने में जुटे हुए। तो वहां का जो दलित वोट बैंक है उस पर कई तरह की दावेदारी है, और कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि ये सब समीकरण उसका खेल बिगाड़ सकती है। दूसरी तरफ यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक बीजेपी ने जो बटोगे तो कटोगे वाला जो नैरेटिव सेट किया है, वो भी जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में अपना वजूद बचाने के लिए हिंदू समाज को बांटने की सियासत कांग्रेस की मजबूरी बनती दिखाई दे रही। तो यह है असली वजह जिसके कारण आज उदित राज जैसे नेता बार बार ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में अगर आज दलितों को उनका हक मिला है तो उसकी बड़ी वजह यह है क्योंकि यहां बड़ी संख्या में मुसलमान भी हैं। जबकि इस एकता की और इस गठजोड़ की क्या हकीकत है वो हमने आपको बता दी।